सबके घर डूबे पड़े हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हर मिजरी ये जाके इंटरनेशनली बेचते हैं, उससे अगर पैसे मिल जाएं तो अपनी जेब में डालते हैं, अगर ना मिले तो कोई बात नहीं। एक तो एटीट्यूड ये है। दूसरा, दुनिया किस तरफ जा रही है। ब्रिक्स 13 साल पहले बनी थी, आपको भी पता होगा। ब्राज़ील है, रशिया है, चाइना है, उसमें साउथ अफ्रीका है। उन्होंने आज एक्सपैंड करने का ऐलान कर दिया उसको। उन्होंने इट इज़ ओपन टू द वर्ल्ड नाउ, जो मर्जी इसको ज्वाइन करे। और ज्वाइन फौरी तौर पे जिन्होंने किया है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इथोपिया है, इजिप्ट है। और इथोपिया और इजिप्ट का मैंने स्पेशली नाम इसलिए लिया है कि डिक्लाइनिंग इकोनॉमीज़ बहुत मुश्किल में चल रही हैं हमारी तरह। तो लोग, ईरान भी है उसमें, लोग नए ब्लॉक्स ज्वाइन कर रहे हैं अपने मुल्क की हालत बेहतर करने के लिए, क्योंकि ब्रिक्स ने विजन ही यही दिया है कि हम रीफल करना चाहते हैं। ये जो पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट है जिसने दुनिया को क्लचेस में लिया हुआ है। हम किधर हैं? हमने कभी कहते हैं हम ईरान से बिजली खरीदेंगे, कभी हम उनके साथ जो रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको कैंसिल कर देते हैं, अभी हमें उसका फ़ाइन भी भुगतना पड़ेगा। वेयर आर वी? हमारे एक जुमला और मलिक सर कि जो ईरान से बिजली, सस्ती बिजली आपने मुझे अभी बताया, 25 रुपए, मैं चाह रहा हूँ ज़रा उसके ऊपर भी दो जुमले ज़रूर बोल। चलो उसमें मैं बोल दूंगा। पहले तो हमने कहा वेयर हुई यार, हमारे हुक्मरान तो सारे उनको पता कोई अमेरिका होते हैं, कोई लंदन होते हैं, कोई फ्रांस होते हैं। वो ये यहाँ पे आते हैं छोटे से टाइम के लिए, जब उनको हुकूमत ठीक हो जाती है, और यहाँ वो बाहर इलाज के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे वेयर हुई यार, हम यहाँ पे दिलीप कुमार है, यहाँ पे देवदास है, क्या और रोए पीटे और राने को 100 में से 100 नंबर। बातचीत जो है ना, ये डॉक्टर खाकान नजीब सुन रहे हैं, नहीं उनसे ज़रूर आप ले लीजिए। हमारा काम ये रह गया कि हमारा वो, क्योंकि मेरी एज याद है ना, मैं शायद जनाब को पता नहीं दिलीप कुमार फिनोमेना क्या। दिलीप कुमार फिनोमेना ये है कि यार हाय मुझे कोई समझने वाला नहीं, हाय मैंने ठीक नहीं होना, हाय मैं खूबसूरत हूँ मुझे को मानता नहीं, मेरा कोई फ्यूचर नहीं, होपलेसनेस। मेरा सवाल ये है कि यार 7000 साल में इंसान ने एक चीज़ सीखी, उसने गलत मतलब सीखा, उसने कहा यार इलेक्शन कराओ, वोट दो, अपनी मर्जी से हुकूमत लगाओ, उसकी परफॉर्मेंस देखो, फिर दोबारा वोट कर दो। ये कि निगरान कहाँ से आ गया मेरी बिजली ठीक करने, ये कहाँ से? ये पूछिए इनसे, डॉक्टर साहब से, कि निगरान के पास कोई सेंस है कि इतने बड़े 3000 अरब को हाथ लगा सकते हैं, डॉलर को संभाल सकते हैं, बिजली सस्ती कर सकते हैं, आईपीपी को निबट सकते हैं? तो मैं अभी चुप कर जाता हूँ। डॉक्टर खाकान, आई एम श्योर आप सुन रहे हैं हमारी बातें। जी मैं समझ रहा हूँ। जी आप कुछ जवाब देंगे? ये आईपीपीज़ में फंसी हुई कौम, और आज हंगामी इजलास भी हुआ, उसमें कौम को रिलीफ देने का कहा गया। ये बातें इतनी पुरानी है जितनी हम सब की एजेस, लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कौन एड्रेस करेगा? और आज तक कोई भी सियासी जमात इसको नहीं कर सकी एड्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन एक मेरा मुशाहिदा पाकिस्तान के बारे में ये है कि पाकिस्तान एक बड़े ही कॉम्पिटेंस के क्राइसिस में चला गया है, और पब्लिक सेक्टर में स्पेशली ये क्राइसिस जो है बड़ा आया है। चाहे आप हमारी मिनिस्ट्रीज देखें, चाहे आप हमारी डिविजन देखें, चाहे आप हमारी ये जो सारे अदारे हैं इनको देखें। दूसरा जो इस वक्त एनर्जी का इशू है ना, वो हमारी कॉन्स्टलेशन का इशू है। हम पब्लिक सेक्टर में डिस्कोर्स चला रहे हैं, हम पब्लिक सेक्टर में जेनकोर्स चला रहे हैं, हम पब्लिक सेक्टर में ट्रांसमिशन चला रहे हैं, हम पॉलिसी भी बना रहे हैं, हम पब्लिक सेक्टर को ही अपने ही स्टेट रेगुलेटर के थ्रू रेगुलेट करना चाह रहे हैं। ये तो है एक कलीदी गुफ्तगू जिसको हमें ठीक करना है। हम कई दिहाइयों की ओमिशंस और कमीशंस, ये दोनों काम, यानी कि हमने कुछ काम जो नहीं किया, यानी कि कभी प्राइवेटाइज नहीं किया इसको। इसी के बरक्स आप देखिए कि मतलब नेगेटिविटी तो ज़रूर हो सकती है, पर पाकिस्तान की मैं आपको दो कामयाब मिसालें आपके सामने अभी रख देता हूँ। पाकिस्तान का हमने टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, डीरेगुलेट किया। आपको कभी तकलीफ हुई है कि आपके घर इंटरनेट ना आता हो? ठीक, एक नहीं दूसरी से ले लें, दूसरी नहीं तीसरी कंपनी से ले लें। आपको बैंक एक नहीं पसंद, आप बी पे चले जाएं, बी नहीं पसंद सी पे चले जाएं। बैंकिंग सेक्टर को भी हमने इसी तरह 80% जो है वो निजी शोबे में दे दिया, इंटरनेशनल मनीज भी उसमें फ्लो किए। हम छोड़ नहीं पा रहे एनर्जी सेक्टर को अपनी तहवील से, बिकॉज उसमें ऑब्वियसली एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, और हम समझ नहीं पा रहे कि इसकी जो कॉन्स्टलेशन है कि मतलब इसके सितारे कैसे बनेंगे अगर ये प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। तो पहले तो हमें ये काम करना है, और इस पे हमें अगर वाकई ही रिलीफ देनी है इस कौम को तो वो देनी है। अब ये शॉर्ट टर्म में एक मसला खड़ा हो गया, सो मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि हम इसको ठीक कर सकते हैं, पर हमने ये विलिंगनेस का इशू नहीं है, क्योंकि हम सारी जो बोझ है वो डाल रहे हैं विलिंगनेस पे। पहले कोई जब तक मुझे कहे कि एक पर्चा लिखो, पर्चा लिख के मैं उनको कन्विंस करूँ कि ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी को बनाने के लिए मुझे ये लोग चाहिए, तो ये स्टोरी फिर आगे चले।
अब शॉर्ट टर्म में जो इशू खड़ा हुआ है उसको सॉल्व तो करना है ना। मुल्क में एक दिक्कत आई हुई है, एक डिस्कम्फर्ट है, लोगों का भी है, उससे एक अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है, और कोई भी नहीं चाहता कि आज जहां मुल्क खड़ा है, जिसमें हम चाहते हैं सबके इलेक्शन हो और इलेक्शन की तारीख आनी चाहिए, इसमें भी कोई दो आरा नहीं है, दोनों आपके हजरात बहुत अच्छी बात कर रहे थे, पर इस इशू को जो शॉर्ट टर्म में सॉल्व करना है, इसका तरीका जो है ना जी, अगेन वही है कि आप थोड़ी सी कॉम्पिटेंट टीम पुट अप कर दें जो IMF से बैठ के ना ये इशू को डिस्कस कर ले कि ये इशू खड़ा हो गया है, और ये खड़ा इसलिए हो गया है कि ये जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स हैं ये पास हो रही हैं। हमने वो ₹7.5 का एक टैरिफ पास किया है, वो समर में पास हो गया, उस समर में बिलिंग बहुत ज्यादा हो गई है। हमने GST 1% बढ़ा दिया है, उसके ऊपर एक GST का बोझ आ गया है, हमारे जो एक डेट सर्विसिंग सरचार्ज है वो भी बढ़ा हुआ आ रहा है। इस सब को जब हम मिलाएं तो हमने प्रोटेक्टेड कस्टमर जो हमारा 200 का है उसको छोड़ दिया। मतलब ये टेक्निकल बातें सब समझते हो, फिर आप फंड के सामने रखिए। और मैं फंड बार बार इसलिए कहता हूं कि मेरे अगर आप 14-18 माह के कितने भी इंटरव्यूज देख लें, आई बीन वेरी क्लियर कि फंड का दामन हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि श्रीलंका की तरफ हम जा नहीं सकते। डॉक्टर खाकान, ये बताइए कि आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आती है कि आप अपना केस रखें तो सही उन लोगों के आगे जाके, बट व्हाई डू यू थिंक कि क्या किसी ने नहीं रखा होगा? जब ये एग्री कर रहे थे इन सारी चीज़ों को, साइन करके गई है PDM गवर्नमेंट, इनको नहीं पता था कि ये सब होगा? तो मैडम, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका मैं आपको एक हिस्ट्री का जवाब देता हूँ। पाकिस्तान में ये 23वें प्रोग्राम में है, पाकिस्तान ने 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े हैं IMF के साथ। बिल्कुल। तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर हमने इतनी तहकीक, इतनी सलाहियत के साथ किए होते तो वो प्रोग्राम हम इनकम्प्लीट ना छोड़ते। पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में एक प्रोग्राम कंप्लीट किया है, वो 13-16 का प्रोग्राम था, 2013-16 का। मैं उस प्रोग्राम को पाकिस्तान के लिए एंकर करता था उस सेंट्रल टीम में बैठ के, जहां ये हम प्रोग्राम को एक बिल्कुल जिसे आप कहें प्रोफेशनली चलाते थे। तो मुझे अंदाजा है, और चूंकि मैं इस वक्त इन टच हूँ ना सिर्फ मतलब पाकिस्तान में चीज़ों से, मुझे मालूम है कि बाहर भी हमने क्या निगोशिएट किया है और कितना शायद उस तरह निगोशिएट हम नहीं कर पाए, बिकॉज शायद हमारी ज़रूरत उस वक्त ऐसी थी। कोई बात नहीं, आज भी आप उनसे टेक्निकली निगोशिएट कीजिए। अगर आप 50 अरब की किसी को कोई हेल्प देना चाहते हैं तो दूसरी तरफ रखिए कि 50 अरब जो है मैं रियल एस्टेट से ले लूंगी, मैं बजट में एक इमरजेंसी प्रोविजन है मैं उसको यूज कर लूंगी। मतलब यू हैव टू प्ले योर कार्ड्स वेल एंड देन कम टू मी एंड से कि जी ये चीजें हो रही हैं। ये भी याद रखिए, ये सेंसिटिव लोग हैं जो IMF में बैठते हैं, 10-11 PhDs हैं, 8 घंटे वो पाकिस्तान पे काम कर रहे हैं। आप भी इसी तैयारी से जाइए, आप उन्हें बताइए कि मेरे पास GIDC में 400 अरब पड़ा हुआ है जो मैंने कलेक्ट करना है, मैं कुछ कलेक्ट कर लाऊंगी, मुझे पहले कलेक्ट कर लेने दीजिए, मैं अगले महीने कलेक्ट कर लूंगी, नहीं करूंगी तो वापस ले लूंगी रिलीफ। राइट। तो इसार राना साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी आपसे सर आज निगरान वजीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज साहब का एक बयान छपा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चलाने के लिए $80 अरब की ज़रूरत है। तो सर ये 9 मन तेल कहाँ से आएगा? ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बहुत माइक्रो लेवल पे गुफ्तगू करता हूँ, और मैं इसलिए करता हूँ कि मैं तो आपको जब तक क्लियरली बता नहीं दूंगा कि पिक्चर क्या है और ऐसी आसान हो कि आपको भी समझ आए। पाकिस्तान की जो इनहेरेंट इम्पोर्ट है ना सर, वो है इस वक्त, अगर मैं खोल दूं सारी इम्पोर्ट और मैं कदगन उठा दूं पाकिस्तान से, जब कदगन उठी हुई थी और ज्यादा हो रही थी तो ये 75-80 अरब पे चली गई थी, जब कदगन लगी हुई थी तो 52 अरब पे आ गई थी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो ऑर्गेनिक इंपोर्ट है, यानी कि अगर मैं कदगन लगाए बगैर मुल्क चला रहा हूँ तो ये 70-75 अरब रुपया है, डॉलर है। ठीक, अब आपको पूरे करने हैं 70-75 अरब डॉलर। मैं जरा जनरली पाकिस्तान पे बड़ा बुलिश हूँ, बिकॉज जिस दिन हमने कॉम्पिटेंटली इसको ठीक करना शुरू किया तो इंशाल्लाह 3 साल में ही ये जो नक्शा है हम इसको बेहतर जरूर कर देंगे। दूध की नदियां तो शायद नहीं बह रही होंगी। अब आपने 70-75 अरब लाने हैं। मुझे बताइए कि 30 अरब की एक्सपोर्ट, 30 अरब की रेमिटेंस, 60 अरब डॉलर तो यहाँ पे खड़े हो गए हैं। अब अगर आप मुझे ये कहेंगी कि मैं 3-4 अरब डॉलर भी और अपनी रेमिटेंस में नहीं निकाल सकता,
तो मैं इस बात को शायद नहीं मानूंगा। अगर आप मुझे ये कहेंगी कि मैं 2-3-4 अरब डॉलर एक्सपोर्ट में नहीं निकाल सकता, तो मैं ये बात भी नहीं मानूंगा। सो असल एफर्ट जो है वो यहाँ आना है। अगर ये आप कर लेते हैं, ये 10-12 अरब डॉलर को आप पूरा कर लेते हैं, तो एक आप इंपोर्ट में एक 5 अरब डॉलर का डेंट बड़ी क्लियरली डाल सकते हैं। इंशाल्लाह इस दफा वीट पूरी आ रही है, हमारी जो कॉटन है वो बेहतर आ रही है। इन दो की इंपोर्ट को तोड़ दें, लेंटल्स की इंपोर्ट को थोड़ा सा संभालें, तो 3-4 अरब का वहां पे डेंट। डॉक्टर साहब इसी से मैं थोड़ा सा आपको समझना चाह रहा हूँ। आपने शुरू में बात की प्राइवेटाइजेशन की। जहाँ तक मुझे याद है कि जब ये मुल्क आज़ाद था, जब वापटा मुझे मेरी अपनी बिजली से अपने पानी से जब बिजली बनाता था तो 1 या 2 रुपए का यूनिट था। तो ये थैंक यू प्राइवेटाइजेशन जब हम डॉलर में चले गए, और थैंक यू बेनज़ीर जिसने ये फॉरेन इंपोर्टेड डॉलर से इंपोर्ट किया। तेल से हम बिजली बनाएंगे, हम गैस से बिजली बनाएंगे, हम कोयले से बिजली बनाएंगे डॉलर में ख़रीद के। तो मेरा आपसे सवाल है, ये जो कैपेसिटी पेमेंट है, जो आज मेरे पास डाटा था कि 71% हम पे करते हैं उस बिजली का जो हम इस्तेमाल नहीं करते। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की इकॉनमी डॉलर में फ्यूल ख़रीद के बिजली बना के एक सेहतमंद माशरा, सेहतमंद इकॉनमी बन सकती है? हाँ या ना में इसका जवाब दे दीजिए। तो देखिए, एक तो देयर इज ऑलवेज अ ग्रे इन द मिडिल, तो मुझे जवाब देने दीजिए। आपने इतना लंबा सवाल किया तो मुझे जवाब भी इसका जो है थोड़ा सा मुख्तसरन मतलब देने दीजिए। मुख्तसर जवाब इसका ये है कि मैं शायद आपसे एग्री कर लूंगा कि अगर आज वापदा ही होता और सारी बिजली पन बिजली ही बन रही होती तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होते। पर पाकिस्तान ने एक रिफॉर्म शुरू किया। पाकिस्तान ने तो कोई चीज प्राइवेटाइज की ही नहीं। अभी भी सारे डिस्कोज आपके पास ही हैं। अब आपने जो आईपीपी से बिजली बनाई वो इसलिए बनाई कि आपने क्योंकि बहुत अच्छी जिसे कहेंगे तहकीक करके फोरकास्टिंग नहीं की हुई थी। जब भी बिजली की किल्लत हुई तो आपने कहा कि मैं जनरेटर मंगा के एलएनजी पे या मैं जनरेटर मंगा के फ्यूल्स पे, फॉसिल फ्यूल्स पे बिजली बना दूं। असल प्रोसेस ये था जो शुरू हुआ था कि वापदा के बाद एरिया इलेक्ट्रिक बोर्ड आए थे, आपको याद होगा, ये जनरल मुशर्रफ के टाइम पे बने थे। फिर इनको कॉर्पोरेटाइज किया गया और ये डिस्कोज बने। जो अगला स्टेप था आप वो छोड़ गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आईएमएफ में भी जब गए हैं ना तो उन्होंने कोई रिफॉर्म अगर ठीक भी कहा है, थोड़ी देर के लिए मान लें, आखिर वो भी समझदार लोग हैं। तो हमने नहीं की, हमने नहीं किया, बस ये समझ लीजिए। अब दुनिया को छोड़ दें, अपनी स्टोरी आज लिखने की जो है वो आगाज कीजिए, और अपनी स्टोरी लिखने के लिए कॉम्पिटेंट लोग जो है ना वो हर सतह पर लाइए, और ये नैरेटिव बिल्ड करें पाकिस्तान में कि हमने डेट अपने को संभालने के लिए कॉम्पिटेंट लोग लाने हैं, वो ही संभालेंगे। उनको तनख्वाह देनी है और उनको उसके बाद मीडिया में बदनाम नहीं करना कि यार देखो हम डॉक्टर खाकान को ले आए, हम इसको इतनी तनख्वाह दे रहे हैं।